Afghanistan, and Pakistan should make serious efforts to bring the terrorists under control and eliminate terrorism from this region. गीदड़ की 100 साल इक़्तिदार से शेर के एक दिन का इक़्तिदार बेहतर है। मेरा लीडर इस सिस्टम का बाप है। वज़ीर आज़म साहब ने इंटीरियर मिनिस्टर को कहा कि हमारे साथ बैठे तो इंशाल्लाह अपने अफगान रिफ्यूजीज के लिए उनके साथ बैठेंगे, लेकिन जब इमरान खान से मुलाकात हो तब इंशाल्लाह। बुलेट प्रूफ गाड़ियां जो आउटडेटेड थी और एक्सपायर हो चुकी थी, परसों इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने जो है वो हमारी पुलिस के लिए तोहफे में दी हैं। जो मेरी पुलिस के साथ उनकी तज़हीक मैं समझता हूं क्या है, और आज मैंने बाकायदा फैसला कर दिया है कि उनको ये हम वापस करेंगे। मैं जमहूरी तरीके से अपने लीडर अपने कायद से मिलूंगा। अगर फर्ज करे फिर भी मुझे मिलना नहीं दिया जाता और आगे काला अमल इंशाअल्लाह ताला करक में दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। दोहा में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मुज़ाकरात का पहला फेज़ मुकम्मल हो गया और उसमें यह फैसला हुआ है कि दोनों साइडों से सीज़ फायर होगा। ना उस साइड से पाकिस्तान के ऊपर हमला होगा, ना पाकिस्तान से अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया जाएगा। बाकी मोडालिटीज़ जो हैं वो 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में तय की जाएंगी और वहाँ ज़ाहिर है टर्किया भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इशू में दरमियान में शामिल होगा। ये जो पेशरफ्त है इसका क्या नतीजा निकलेगा, क्या वाकई सीज़ फायर हो गया है और इसकी अब कोई वायलेशन नहीं करेगा, बड़ा सवाल है जो आज के शो में डिस्कस होगा। और इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वज़ीर आला हैं लेकिन गवर्नमेंट नहीं है और वज़ीर आला साहब का इसरार है कि जब तक इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जाती उस वक्त तक मैं कैबिनेट का फैसला नहीं करूंगा। अब इमरान खान साहब कैबिनेट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और सूबा क्या इसी तरह चलता रहेगा, ये भी एक सवाल है, आज के शो में डिस्कस होगा। और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक ख्वाहिश थी, एक मुतालबा था कि अफगानों के साथ मुज़ाकरात किए जाएँ। अब गवर्नमेंट ने मुज़ाकरात कर लिए हैं, अब तो कोई इशू नहीं है, फिर वफाक के साथ इतनी दूरियां क्यों है, ये भी आज के शो में डिस्कस होगा। हमारे साथ प्रोग्राम के पहले हिस्से में तशरीफ रखते हैं सेनेटर डॉक्टर हमायूं अहमद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, और इनके साथ है मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, दिफाई तजिया कर, जबकि प्रोग्राम के अगले और आखिरी हिस्से में एजाज अहमद चौधरी साहब हमारे साथ होंगे, साबिक सेक्रेटरी खारजा। ये फरमाइएगा डॉक्टर साहब, अब तो मुज़ाकरात की शर्त थी आपकी कि जी तालिबान के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए, मुज़ाकरात हो गए दोहा के अंदर, अब क्या इशू है सर? अब तो वफाक के साथ बैठे मामलात को आगे बढ़ाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, आप बिल्कुल सही कहते हैं। हमारा मेन मुतालबा यही था कि देखें, लड़ाई जो है ना वो एक सॉल्यूशंस में से एक सॉल्यूशन होती है, लेकिन वो पहला सॉल्यूशन कंसिडर नहीं होना चाहिए और इसमें डायलॉग पहले होना चाहिए। वो डायलॉग जब हो जाए तो उसके बाद अगर कहीं छोटी मोटी, अगर आपने कहीं ऑपरेशन करना है तो छोटा मोटा कर ले, लेकिन पूरा ना कर ले, विच इज गुड। एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने वही बात की जो इमरान खान काफी अरसे से कह रहा था, तो दैट इज वंडरफुल और हम उसको सराहते हैं, हम उसको वेलकम करते हैं। हमारा वफाक के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वफाक को हमसे प्रॉब्लम है, वो हमसे डरता है। अगर वफाक को हमसे प्रॉब्लम ना होता, मुझे एक बात बताएं, वोट इमरान खान के नाम पे मिला है, बल्ले का निशान भी नहीं था कि आप कहोगे यार बल्ले के निशान पे मिला है। आप जो लोग इलेक्ट होकर आए को वो ऐसी बड़ी पर्सनालिटीज भी नहीं थी कि आप कहेंगे जी ये तो अपनी जगह से पिछले 20-20 साल से इलेक्ट होकर आ रहे हैं। साहब, आप इस चीज से इत्तफाक करेंगे कि पाकिस्तान पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से आया है और अगर पाकिस्तान वो सब कुछ ना करता जो उसने किया था तो कभी भी तालिबान ने पाकिस्तान के साथ नहीं बैठना था। इससे पहले भी मुज़ाकरात हुए हैं, ठीक ठाक किस्म के मुज़ाकरात हुए। 17 अप्रैल को इसहाक डार साहब यहाँ से वहाँ गए तो सारे मुतालबात उनके तालिबान के तस्लीम कर लिए थे उन्होंने, लेकिन इसके बावजूद वो बाज नहीं आए थे। इस मरतबा अगर वो बाज आए हैं तो उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने स्ट्रेंथ शो की है। देखिए, अब इसमें ये करना कि इसमें ये चीज कह देना कि जो कि चूंकि पाकिस्तान ने ये किया उसकी वजह से ये स्ट्रेंथ हुआ, मे बी यू आर राइट, आई वोंट डिसएग्री विद यू, लेकिन एट द सेम टाइम आपके जो मेन जो आपका फोकस होना चाहिए, जो हमारा जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि वो मुज़ाकरात मेन फोकस होना चाहिए, ऑपरेशंस और ये सारी चीजें नहीं। देखिए, जिस तरीके से उन लोगों ने जब हमारी चौकियों के ऊपर या उन लोगों ने जब ये सारे किए, तो यस ये जरूर बनता है कि आप जरूर उनके ऊपर एक काउंटर अटैक करें, उनको जरा बताएं कि भाई तसल्ली रखो,
ना तो हम रशिया हैं, ना हम अमेरिका हैं, हम पाकिस्तान हैं, और हम आपसे बेहतर आप लोगों को जानते हैं। ऐसी कोई वजह नहीं है, बाकी लोगों के लिहाज से हम लोग बड़े मुख्तलिफ हैं। सो जस्ट बी केयरफुल। वो अपनी जगह पर एक जरूर हो सकता है कि ठीक है, लेकिन आपका जो मेन जो 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 स्ट्रक्चर है दैट शुड बी अराउंड द डायलॉग, और उसके बाद इन चीजों को लेकर चले। लेकिन जो मैं दूसरी बात कर रहा था वो ये था कि देखिए, अब मुझे नहीं समझ आती कि ये जो फेडरल गवर्नमेंट है इसको क्या प्रॉब्लम है। जब हम कहते हैं कि यार इमरान खान से एक चीफ मिनिस्टर कहता है मेरे मुलाकात करा दो, आपका प्राइम मिनिस्टर कहता है मैं पूछ के बताऊंगा। भाई अगर आप प्राइम मिनिस्टर हो तो आप किससे पूछोगे? और अगर आप सिर्फ और सिर्फ खड़े होकर सलूटे मारने वाले लोग हो तो फिर ठीक है, हमें बता दो जिनसे आप पूछोगे। हमारे अंदर इतना दम है कि आपने भी तो इमरान खान साहब से पूछना है और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी किसी अपने इमरान खान साहब से पूछना होगा। क्या फर्क पड़ता है सर? आप पूछ के कैबिनेट बनाएंगे, वो भी किसी से पूछ लेंगे। जावेद साहब, बड़ा फर्क है। आप डोंट ट्राई टू कवर थिंग्स अप। ये जो सुहेल अफरीदी है, ये इमरान खान से इसलिए पूछ रहा है कि इमरान खान हैज गॉट द पीपल ऑफ, मतलब पावर ऑफ द पीपल उसके साथ है। 87% ऑफ द पाकिस्तान की पॉपुलेशन उनके साथ खड़ी है, उनको एंडोर्स करती है। जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनको कोई एंडोर्स नहीं करता, तो वो जिनसे पूछेंगे वो कुछ और मतलब है, और ये जब उनसे पूछेंगे इसका कुछ और मतलब है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और आपकी जो आवाम इसको सुन रही है। ठीक हो गया जैन साहब के पास जाने दे, मैं आऊंगा वापस, डॉक्टर साहब वापस आऊंगा। जैन साहब ये फरमाइएगा सर, ये अफगान ने जाहिर मान ली है पाकिस्तान की शराइत, और उन्होंने कह दिया कि जी टीटीपी को कंट्रोल करेंगे हम। अब वो कैसे कंट्रोल करेंगे इसका फैसला इस्तांबुल के अंदर होगा। अब तो मेरा ख्याल है चंद घंटों के बाद तजारत जो है वो भी, बॉर्डर भी खुलने लगे, जिसके बाद यहाँ से जो ट्रक्स हैं उधर चले जाएंगे, उधर के ट्रक यहाँ आ जाएंगे। अच्छी शुरुआत है, लेकिन क्या गारंटी है कि तालिबान जो है वाकई अपने इस मुआहदे के ऊपर अमल दरामद करेंगे और दोबारा मामलात वहीं पर जाके नहीं रुकेंगे जो माजी में थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट, और मेरा डॉक्टर मायूस साहब को बहुत सलाम। देखिए, एज फार एज अफगानिस्तान का ये जो कंसर्न है जी, जो पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड है, अफगानिस्तान ने जो सबसे बड़ी गलती की है ना जी, वो उन्होंने किया कि दे हैव वेपनाइज्ड द ट्रस्ट। आपने पानी को वेपनाइज होते देखा, फूड को वॉर में वेपनाइज होते देखा, इन्होंने ट्रस्ट को जो वेपनाइज किया है। अब ये वही अप्रीहेंशंस है जहां से आपका ये सवाल ने जन्म लिया जी, और ये पूरा पाकिस्तान अब ये सवाल कर रहा है। और अगर आप पूरे पाकिस्तान से जवाब लेंगे तो 95% लोग जो है वो इस ट्रस्ट को करने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये स्टोरी एक दिन की नहीं। पाकिस्तान में आज जो भी पाकिस्तानी रह रहा है चौधरी साहब, उसमें से मेजर जो लोग हैं, मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानीज हु आर अलाइव इन पाकिस्तान, उन्होंने इस अफगान कॉन्फ्लिक्ट में ही आंख खोली, पैदा हुए, बड़े हुए, और उनके ये जो यूथ है पाकिस्तान का, और उसके बाद इन्होंने अब ये इंडियन एप्लीकेशन और फिर अफगानिस्तान और इंडिया का गट्स जोड़, और फिर अफगानिस्तान की सॉइल से पाकिस्तान के अगेंस्ट एप्लीकेशन को यंगस्टर्स ने, सब ने, पूरे पाकिस्तान ने देख लिया है। इस पे कोई दो राय नहीं है कि एक डायलॉग की अपनी ताकत होती है, लेकिन डायलॉग, वॉर, पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी, इनको अलग नहीं किया जा सकता जी। वॉर जो पॉलिटिक्स जो है वो वॉर को, डायलॉग दोनों को लेकर चलती है। डायलॉग, वॉर ने डायलॉग की कंडीशंस करनी होती है। अभी आपने इशारा भी किया कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ दे वर अंडरमाइनिंग पाकिस्तान जी, पाकिस्तान के रिजॉल्व को। एक चीज मैं आपको बड़े कॉन्फिडेंस से बता दें कि डायलॉग, अभी हम बात कर रहे हैं, डायलॉग पाकिस्तान और अफगानिस्तान का कभी भी नहीं रुका। डायरेक्ट डायलॉग भी नहीं रुका, बैक चैनल्स भी होते रहे, हम जिरगे भी करते रहे, फिर फ्रेंड्स के जरिए भी इन तक कोशिश की गई। सऊदी अरेबिया जिसमें इन्वॉल्व रहा, कतर इन्वॉल्व रहा, चाइना इन्वॉल्व रहा, अभी ट्राइका का जो बातचीत है, दिस वाज ऑल डायलॉग। 21 में सही गलत उस डिबेट में जाए बगैर अगेन पीस वाज गिवन अ चांस थ्रू एन एप्लीकेशन। अब सही गलत की मैं कोई बात नहीं कर रहा। नेक मोहम्मद के पास आप चले जाएं वजीरिस्तान में 2003 ऑनवर्ड, जो पाकिस्तानी, इस वक्त पाकिस्तान ने एक फैसला कर लिया कि डायलॉग करना है तो अफगानिस्तान के साथ करना है। जो डोमेस्टिक टेररिस्ट है, जिसको टीटीपी हम कह रहे हैं, उसके साथ आप डायलॉग नहीं हो सकता जब तक वो अपने आप को पाकिस्तान के आइन के ताबे नहीं करेगा, वरना वही होगा। 2008 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, आपने डायलॉग किया, सूफी मोहम्मद साहब ने मालाकंड में जाते ही जो स्पीच की थी, दैट इज पार्ट ऑफ द हिस्ट्री, अब उस पर जाने की जरूरत नहीं है। तो बिट्रेल की बहुत स्टोरीज हैं।
I think Pakistan is not in a mood to take any risk in that. और आखिरी बात मैं क्विकली चौधरी साहब कहना चाहूंगा, ये डायलॉग अब पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का होगा, इसको सिर्फ पख्तून मसला ना बनाया जाए जी, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है, हर पाकिस्तानी का मसला है। जो जिरगा भी होना है, बातचीत भी होनी है, तो ऑल इंक्लूसिव, उसमें सिंधी भी बैठा होगा, उसमें पंजाबी भी बैठा होगा, उसमें बलोची भी बैठा होगा, उसमें कश्मीरी भी बैठा होगा, क्योंकि ये पाकिस्तान को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मिल रहा है, जिसपे प्रॉक्सी का जो स्पॉन्सर है उसका, और अनफॉर्चुनेटली ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स सिटिंग इन अफगानिस्तान एंड ऑल शेप्स एंड साउंड, उनका एक गठजोड़ हो चुका है जी। तो दिस इज अ लार्जर इशू, ये छोटा इशू नहीं है कि बातचीत और ये वो, तो आई थिंक उसी कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान इसको डील भी कर रहे हैं जी, चाहे किसी को पसंद आए या ना आए। अच्छा जनरल साहब, ये बताइए कि ये तुर्किया इसके अंदर इन्वॉल्व हुआ है, कतर की इन्वॉल्वमेंट बनती थी क्योंकि दोहा एग्रीमेंट हुआ था जिसके तहत तालिबान ने गवर्नमेंट बनाई थी अफगानिस्तान के अंदर, तो वो तो ठीक है क्योंकि जाहिर है जब आपने एक एग्रीमेंट करवाया तो उस एग्रीमेंट के ऊपर अमल दरामद भी आपने करवाना है, लेकिन जो तुर्किया का इन्वॉल्वमेंट है, जो इसका स्टेप इन करना है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस हो सकती है और क्या 25 अक्टूबर को इस्तांबुल के अंदर हो सकता है? ये आपके पास सवाल है, छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता है। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। जनरल साहब, ये जो तुर्किया के इंटेलिजेंस चीफ है वो आए थे इस मुज़ाकरात के अंदर, इब्राहिम कैलन नाम है उनका, वो 14 घंटे इन मुज़ाकरात के अंदर बैठे थे। तो जो तुर्किया का एक नया करैक्टर इस सारे कज़िये के अंदर आया है, इस सारे सिस्टम के अंदर आया है, उसको कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं और आने वाले दिनों में तुर्किया क्या क्या कर सकता है पाकिस्तान के लिए और अफगानिस्तान के लिए? देखिए चौधरी साहब, ये जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप होती है या जो फ्रेंड्स होते हैं, पाकिस्तान एंड तुर्किया, लेट मी बिगिन बाय सेइंग दिस, आर स्ट्रेटेजिक फ्रेंड्स जी, अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे को समझते हैं, सोसाइटीज को समझते हैं। और पाकिस्तान और तुर्किया की जो दोस्ती है ये बॉटम टू टॉप, पीपल टू पीपल से शुरू होती है जी और ऊपर तक जाती है, और पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। फिर तुर्किया का लीवरेजेस है जी, अफगानिस्तान के एक मुस्लिम वाला जो कॉन्टेक्स्ट है या उम्मा वाला कॉन्टेक्स्ट है, उसके बीच में भी इनकी लीवरेजेस है, अफगानिस्तान के साथ भी है, लोग रिस्पेक्ट करते हैं। और प्रेसिडेंट एर्दोगान जो है वो एक इस वक्त रोल अदा कर रहे हैं, आप उनको मेडिएशन में देख रहे हैं, मिडिल ईस्ट के बीच में भी कतर के साथ मिलकर वो पार्टनर है, और इस रीजन में भी अब वो पार्टनर हुए हैं, तो एक नेचुरल एक मीडिएटर का रोल भी वो अदा कर रहे हैं। तो वो पाकिस्तान की सेंसिटिविटीज को भी समझते हैं और पाकिस्तान उनको भी ट्रस्ट करता है। तो अब चूंकि जब ट्रस्ट डेफिसिट हो जाता है दो वॉरिंग फैक्शंस में या जो दो फ्रिक्शन ग्रुप्स में, तो फिर ये फ्रेंड्स आपके रोल प्ले करते हैं, आपके लिए भी करते हैं और आपके अफगानिस्तान के लिए भी वो करना चाह रहे हैं। देखिए, जितनी भी मुस्लिम लीडरशिप है, कतर हो गया, तुर्किया हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, पहले पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और यूएई ने इन्हीं तालिबान को माना हुआ था, तालिबान के लिए नहीं। ये जो पाकिस्तान में और इंटरनेशनली रॉन्ग इंप्रेशन जाता है ना जी कि जी वो तो तालिबान के दोस्त है, हम अफगानिस्तान के दोस्त है। तालिबान तो 90s का फैक्टर है, 70s में तो हम मुजाहिदीन को इसलिए उनको सपोर्ट में थे कि रशियन इन्वेजन हुआ था जी, और रशियंस कैसे अनफोल्ड होता है वो बात की बात है। अभी हिस्ट्री के बाद तो सारे अलामे बन जाते हैं जी, स्ट्रेटेजिस्ट बन जाते हैं, हमने गलतियां की, ये की। जब इवेंट चल रहा होता है उस वक्त सॉल्यूशंस की तरफ कोई जाता नहीं है, बट एनीवेज हो गया वो। उस वक्त मुजाहिदीन को सपोर्ट करते थे फॉर द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। फिर तालिबान आ गए, इसी तरह वो डिफेक्टो जब पावर में गए तो उनको भी आपने सपोर्ट किया कि यार चलो स्टेबिलिटी, और शुरू में इन्होंने स्टेबिलिटी की तरफ जिस तरीके से वो फेमस कार्रवाइयां करते थे, वो तो बाद में जब ये क्राइम, पॉलिटिक्स और टेररिज्म का मिक्स हुआ, ये ट्रायंगल जब बना है, तो ये इस ट्रिनिटी ने नुकसान पहुंचाया। ये फिर नॉन स्टेट एक्टर्स का रूप धारा है इन्होंने, एंड देन दे, जिसकी मैं बात कर रहा था, उन्होंने ट्रस्ट तोड़ा। तो तुर्की उस कॉन्टेक्स्ट में आया हुआ है, उसको ट्रस्ट भी करते हैं, अफगानिस्तान के ऊपर भी लीवरेजेस है उनकी, पाकिस्तान पे भी लीवरेजेस है, एंड देन देयर विल बी अ फोर्स जो मॉनिटर तो कम से कम कर रही होगी कि कौन 21वीं सदी है ना, यू कांट हाइड थिंग्स जी। अभी तो ये नहीं हो सकता कि आप डिनाई कर दे तो बस खत्म, क्योंकि हाइब्रिड में प्लाजिबल डिनाइबिलिटी तो वो समझ रहे हैं कि हम इसका पूरा फायदा उठाएंगे। जबरदस्त हो गया। मुझे ना डॉक्टर साहब के पास जाने दें। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, आपके सीएम हैं लेकिन गवर्नमेंट नहीं है, यानी कैबिनेट नहीं है। अब कैबिनेट जो है अगर नहीं होगी तो आपके सूबे को नुकसान है, आपके अपने लोगों को नुकसान है, आपका बैकलॉग कितना ज्यादा हो जाएगा कि जब भी मिनिस्टर आएगा तो उससे इन चीजों को हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। तो आप सीएम साहब को चाहिए कि वो कैबिनेट बनाएं, पुरानी कैबिनेट ही बना लें, उसके अंदर बाद में रीशफलिंग कर लेंगे। लेकिन उन्होंने एक अजीब सी शर्त रखी है कि इमरान खान साहब से मुलाकात होगी तो कैबिनेट बनेगी। अजीब सी बात है, नुकसान आपका अपना है, मसलन वफाक को क्या नुकसान है, बैठे रहें आप। देखिए जावेद साहब, मुझे आपकी इस बात
को जरा अजीब सा लगा है कि आप कहते हैं नुकसान सूबे का है, वफाक को इससे क्या लेना देना। सर जी, सूबा उस घर का एक कमरा है, ये एक घर है जिसके अंदर जो वफाक है आप ये समझ लें वो लिविंग रूम है। उसके बाद बाकी 6 ऐसे बेडरूम्स हैं जिनमें खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, आजाद जम्मू एंड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान। लेकिन डॉक्टर साहब 18वीं तरमीम के बाद सब कुछ सूबे के पास है। 2 चीजें हैं सिर्फ, वफाक के पास टैक्स कलेक्शन है, डिफेंस है और सफारतकारी, ये 3 चीजें उसके पास है। तो एक ही मुल्क के अंदर ना है, तो एक ही मुल्क के अंदर ना, अगर सूबे को नुकसान होता है तो उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाता है, वफाक के ऊपर भी आ जाता है। अगर सूबा तरक्की करता है, सूबा अपने ऊपर कोई उसको नुकसान नहीं होता तो उसका फायदा भी वफाक को ही जाता है। हर चीज का फायदा नुकसान वफाक को जाता है। वफाक को नुकसान पहुंचाने के लिए कैबिनेट नहीं बना रहे? नहीं, मैं ये समझ रहा हूँ कि वफाक जो है ना अपने आप को नुकसान पहुंचाने के लिए ये हडहरामी कर रही है। मुझे समझ नहीं आती कि उनको क्या प्रॉब्लम है कि वो एक सूबे के वजीर आला को एक इमरान खान के साथ मिलने क्यों नहीं देती, उसमें क्या प्रॉब्लम है कि वो मिलने नहीं देती। नंबर 1, आईनी तो आप फर्ज कर लें कि वो 1 साल सुहेल अफरीदी साहब को इमरान खान साहब से नहीं मिलने देते, तो 1 साल कैबिनेट नहीं बनेगी। सर सवाल ये क्यों नहीं मिलने देना चाहते? वाई? मुझे वजह बता दे कि नहीं मिलना देना चाहते। कोई ऐसे मुझे वो बता दे, शिक बता दे कि जिसमें कहें कि यार इसको मिलने की इजाजत नहीं हो सकती इस वजह से। ये तो जिद है ना। देखें उसमें डॉक्टर साहब जिद है आपकी तरफ से, वफाक की तरफ से, लेकिन ये ज़हन में रखें कि 99% नुकसान सूबे का है। सर मेरी बात सुने, इस तरह है, मैं ये समझता हूं कि सबसे ज्यादा नुकसान इस मुल्क को है। ये जो फेडरल कर रही है, फेडरेशन कर रही है, वो अपने आप को खराब कर रही है, वो अपने खिलाफ नफरत पैदा कर रही है। ये नफरतें नहीं होनी चाहिए। जब आप भाई आपस में हो रहे हो तो ठीक है, आप समझ सकते हैं कि यार ये एक भाई जो है वफाक को हम समझते हैं कि ये वालदैन की तरह है, तो फिर उसको समझना चाहिए कि जब वो बाकी 3 भाइयों के साथ एक तरीके से कर रहा है तो इस चौथे भाई, चलो अगर उसने थोड़ी बहुत चीज की भी हुई है तो उसको इतना ना उसको पुश करे कि वो रिटेलिएट करता रहे, वो बगावत करता रहे, वो करता रहे। क्या है, क्योंकि हर एक की चीज एक वो होती है, आपको इससे नुकसान होगा। बगावत मींस कि यार मैं आपकी ये बात नहीं मानता। अच्छा, वैसे डॉक्टर साहब मैंने ब्रेक लेनी है, लेकिन एक नुक्ता मेरे ज़हन में आ रहा है, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक बंदा नाराज हो के बिजली के खंभे पे चढ़ जाए, जी मेरा मुतालबा नहीं मानेंगे तो मैं 1000 kVA की जो बिजली की तार है उसको पकड़ लूंगा। आपका सूबा है, आपके पास मैंडेट है, आपके अपने लोग हैं, कैबिनेट आपके लिए, आप ये खंभे के ऊपर चढ़ के जो तार को हाथ लगाना चाहते हैं, इसका डायरेक्ट नुकसान आपको है। वफाक हो सकता है उसका कोई इतना नुकसान ना हो और वो बैठा रहे साल तक, नुकसान आपको है, तो कैबिनेट तो आपको बहरहाल बनानी चाहिए। छोटी सी ब्रेक है, वो दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। जनसा ये फरमाइएगा सर, ये छोटी सी बात है, वफाक की तरफ से भी जिदबाजी है, वो मिलने दे इमरान खान साहब से, क्या फर्क पड़ता है जी उससे जाहिर है सूबे का कारोबार चलेगा, मामलात बेहतर होंगे। एक मामूली सी बात पे दोनों अड़ गए हैं और उससे जाहिर नुकसान हो रहा है। जी बिल्कुल, जब वीक पॉलिटिक्स होगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पॉलिटिक्स नहीं होगी, चाहे वो वफाक करे या सूबा करे, अगर पाकिस्तान सेंट्रिक नहीं होगी तो अब आई थिंक पाकिस्तान पूरे को नुकसान होगा। दैट्स वाई मैंने अपने पहले देखे ना सवाल के जवाब में आपको मैं बात में यही कह रहा था कि ये पाकिस्तान की जंग है जी। जिस चीज को हम आज डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज जो अफगानिस्तान और ये हमारी सिचुएशन में, दैट वारंट्स के इस वक्त तो हम सबको अपने अपने अनाज के घोड़ों से उतरना होगा और एक पाकिस्तान सेंट्रिक अप्रोच को आगे लेकर चलना होगा। तो इस पे अगर कोई गवर्नेंस, पाकिस्तान ऑलरेडी चौधरी साहब विक्टिम हुआ है बैड गवर्नेंस का। ये जो इंस्टेबिलिटीज और इनसिक्योरिटीज होती है ना जी, ये बैटल फील्ड में इतनी नहीं पैदा होती जितनी ये इन द कॉरिडोर्स ऑफ पुअर गवर्नेंस पैदा होती है। तो आई थिंक पाकिस्तान नीड टू एड्रेस दिस। आई थिंक वी विल हैव टू राइज अबव। अभी चीफ मिनिस्टर चेंज हुए, जो भी पॉलिटिक्स है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी पॉलिटिक्स है, अच्छी बात है, उन्होंने किया। आई एम श्योर कि बहुत सीरियस रीजंस होंगे, वॉर को नुकसान हो रहा होगा या जो भी हो रहा होगा, तो उसी वजह से चेंज किया होगा। तो आई थिंक इनको भी आगे बढ़ना होगा और वफाक को भी आगे बढ़ना होगा। दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स। एक आम पाकिस्तानी जिसकी मैं नुमाइंदगी यहाँ पे स्क्रीन पे बैठा आज आपके प्रोग्राम में कर रहा हूँ, वो डिसअपॉइंटेड है जी।
वो डिसअपॉइंटेड है, उसका जो चीजें इसलिए डिसअपॉइंटेड है कि वो कहता है कि जी मेरा पाकिस्तान मूव फॉरवर्ड नहीं कर रहा, हम स्कटल कर रहे हैं अभी तक उन्हीं डिस्कशंस में। अच्छा मैं नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, ये वक्त है। ये बात आपकी दुरुस्त है, मामला को आगे बढ़ना चाहिए बजाय इसके कि वफाक भी अड़ के बैठ जाए जी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होगी, मामूली सी चीज है, मिलने दें, अल्टीमेटली मुलाकात कभी ना कभी हो जानी है, तो इससे बहुत नुकसान हो जाएगा सूबे का भी वफाक का। मैं डॉक्टर साहब से इस बात से इत्तफाक करता हूं कि ज़ाहिर वफाक अलग नहीं है सूबे से, नुकसान तो इनका भी है। अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा सर, ये जो एक गाड़ियों का है ना, पुलिस की गाड़ियों का इशू है, आज पहली मीटिंग थी वज़ीर आला साहब की, उन्होंने कहा कि वफाक ने हमें गाड़ियां ठीक नहीं दी, बुलेट प्रूफ ठीक नहीं है और ये जो है ना हमारी बेइज्जती है। लेकिन अब इशू यह है कि गाड़ियां तो हर सूबे ने खुद खरीदनी है और बाकी सूबे भी अपनी गाड़ियां खुद खरीद रहे हैं, खुद खरीद के अपनी पुलिस को दे रहे हैं। ये पाकिस्तान के वफाक की तरफ से अगर एक सूबे को तोहफा मिल गया है तो उसको वापस करने की क्या जरूरत है? आप अपनी गाड़ियां खरीद लें, इनको भी इस्तेमाल करें आप। देखिए अब ये तो प्रेरोगेटिव है चीफ मिनिस्टर का कि वो किस तरीके से अपने आप को एड्रेस करना चाहते हैं। बात दफ़ा ये भी होता है कि आप जब तक आप कुछ चीज़ मांगे ना आप कुछ चीज़ को निशानदेही ना करें, अगला शख्स आपको शायद फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दे। देखिए मैं बैड गवर्नेंस की जब हम बात करते हैं ना, तो पाकिस्तान के अंदर जो बैड गवर्नेंस के बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं और उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन है, पॉलिटिकल मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा है कि इसको नहीं करना, उसको नहीं करना, आप इसको लेकर आ रहे हो, हमें ये मंजूर नहीं है भाई, ये करना भाई। जैसे अभी उन्होंने कहा है, जनरल साहब ने कहा है और आई एग्री विद दैट कि दिस इज पाकिस्तान। ये ना तजर्बेकारी है सोहेल आफरीदी साहब की कि उनको ये अंदाजा ही नहीं है कि वफाक एक सूबे को, आपके सूबे को गाड़ियां दे रहा है, आप एक्सेप्ट करें कि दूसरे सूबों को तो नहीं दे रहा वो। देखिए मेरी बात सुने ना, ठीक है, अगर वो दूसरे सूबों को नहीं दे रहा, हमें दे रहा है तो, और वो ये मतलब एक किस्म की ये चीज कर रहा है कि खराब चीज दे रहा है, तो फिर बेहतर है उससे ना दे। मतलब अगर आप मुझसे पूछे मेरी जो डिसीजन होगी उसके अंदर मैं ये जरूर देखूंगा कि अगर आप मुझे एक चीज दे रहे हो और आप उसकी गिनती करते हो और आप वो चीज खराब मुझे दे रहे हो, तो मैं एक दफा आपको जरूर कहूंगा कि चौधरी साहब जो आप मुझे चीज दे रहे हो किसी काम की नहीं है, इससे बेहतर है या सही चीज दो या इससे बेहतर है इसको अपने पास रखो। लेट मी, जैसे बाकी सूबे फिर मुझे भी खुद कर लेने दें, मैं आपसे गाड़ियां खुद खरीद लेना। वहां पे जाहिर है दहशतगर्दी है, पुलिस के ऊपर अटैक हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं वहां। लेकिन मैं आपका एहसान, मैं आपका खराब चीज के ऊपर आपका एहसान किस बात पे लूं? ठीक है, फिर आप खुद ले लें, सीएम साहब से कहना खुद खरीद लें, इंशाल्लाह वो भी कर लेंगे, आप फिक्र क्यों करते। देखिए सारी चीजें ठीक हो जाएगी। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर हमने वाकई पाकिस्तान सेंट्रिक सियासत करनी है तो हमें ये जो गलत तरीके चल पड़े हैं ना कि उसको इजाजत नहीं देनी, फलाने को ये नहीं करने देना, उसको वो नहीं करने देना, और रास्ते में हम लोगों ने, आपने देखा है कि इलेक्शन से पहले किस तरीके से वफाकी वजीर और ये सारे क्या क्या चीजें कह रहे थे कि आपने हम लोगों को दहशतगर्द भी बना दिया, हमने उनको सोलतकार भी बना दिया, आपने हमें सब कुछ कर दिया। आप हमें जिस तरीके से हमसे ट्रीट कर रहे हैं उससे बेहतर तरीके से तो आप शायद तरीके तालिबान पाकिस्तान को ट्रीट करते हैं। आपने तो हम लोगों के जिस तरीके से आपने हमारे ऊपर जो गोलियां चलाई है, जिस तरीके से आप लोगों ने हमारे ऊपर सारा कुछ किया, उससे तो ये लगता है कि यू आर एक्चुअली अगेंस्ट अस। आप ये समझते नहीं कि हम आपका हिस्सा है, आप ये समझते नहीं हम पाकिस्तान का हिस्सा है, आप समझते हैं हम पाकिस्तान के दुश्मन हैं, हम सारी चीजें गलत कर रहे हैं। तो इस सोच से वैसे डॉक्टर साहब मैं इस बात से इख्तिलाफ करूंगा आपसे, जो आपकी जायज बातें वो दुरुस्त हैं। इतनी ज्यादा कुर्बानियां दी हैं पाकिस्तानियों ने खैबर पख्तूनख्वा के लिए, 95,000 लोग शहीद हुए हैं सर, ये ज़हन में रखें। सबसे ज्यादा कुर्बानी अफवाज पाकिस्तान और पुलिस की है। वहां खैबर पख्तूनख्वा में लोगों को प्रोटेक्ट करते हुए पुलिस शहीद हुई है, फौज शहीद हुई है। तो आप कम से कम उनको तस्लीम करें, ये ना करें कि जी हमें साइड पे कर रहे हैं या हमें इग्नोर कर रहे हैं या हमें पाकिस्तानी नहीं समझते। इससे ज्यादा पाकिस्तानियत क्या हो सकती है कि आपके लिए जान दे रहे हैं लोग। चौधरी साहब मैं कब इस चीज को डिनाई कर रहा हूं? मैं तो ये समझता हूं कि ये हम लोगों ने बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं, पूरे मुल्क के लिए हर एक ने कुर्बानियां दी, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी याद रखें कि ये जो सारे हमारे जो 95,000 की आप बात करें उसमें लेट्स से में जो 9/11 के बाद जो हुए 80,000 वो और $200 बिलियन का जो नुकसान हुआ है, ये हमारी गलत पॉलिसी का भी हिस्सा था। हम किसी और की जंग में कूद गए। अब जैसे जनरल साहब ने पहले बात की थी 1979
टाइम में उस वक्त जल साहब और हम तकरीबन उस वक्त नए नए यंग बच्चे ऊपर आके देखना शुरू हुआ था सर। वो जो हमारा उस वक्त का जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था, अगर हम आज रिट्रोस्पेक्टिवली देखें और उसको देखें तो हमारी वो पॉलिसीज हमें हॉन्ट कर रही है। हमारी बहुत सारी पॉलिसीज ऐसी है जो हमें हॉन्ट कर रही है। सर, माजी के अंदर गलतियां थी, इसमें कोई शक। इसका मतलब ये नहीं है कि आप आज भी उन गलतियों की इस्लाह न करें, आगे ना बढ़े। मैं दोनों मेहमानों का शुक्रगुजार हूं। खासा यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद एजाज अहमद चौधरी साहब हमारे साथ होंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। बहुत बड़ा सवाल यह है कि ये जो तालिबान के साथ पाकिस्तान का एग्रीमेंट हुआ है, क्या ये मुकम्मल हो सकेगा? माजी से ये मुख्तलिफ होगा, रिजल्ट्स मुख्तलिफ होंगे? बड़ा सवाल है। एजाज अहमद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी खारजा। पूरी ज़िंदगी सफारतकारी के अंदर इनकी गुजरी। इनसे ये सवाल करेंगे। दूसरा गजा के अंदर मसलसल इसराइल की तरफ से जो सीज फायर है उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है, इसको कैसे इंटरप्रेट करना चाहिए? चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, ये फरमाइएगा, तालिबान ने एग्रीमेंट तो कर लिया पाकिस्तान के साथ, लेकिन क्या इसे इस मर्तबा निभाएगा? नहीं जी, सवालिया निशान तो बहुत सारे हैं, क्योंकि पुराना ट्रैक रिकॉर्ड तो अच्छा नहीं है इनका। और जिस किस्म का सीगा इनके इंटरन फॉरेन मिनिस्टर इस्तेमाल कर रहे थे भारत में बैठकर, उससे तो ये लगता है कि इशू बड़ा है। यानी वो किसी और ही ख्वाबों में रह रहे हैं। उन्होंने तो ये तक कह दिया वहां पे कि जी हमने तो बरतानिया को शिकस्त दी, रूस को दी, अमेरिका को दी, गोया ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की क्या मजाल। तो ये मेरे ख्याल में ये जो माइंडसेट है उनका, एक तो वो हिस्ट्री की डिस्टॉर्शन कर रहे हैं, मेरे ख्याल में तारीख को मस्ख कर रहे हैं। बिल्कुल सर, क्योंकि ऐसा है कि इन्होंने बिल्कुल बरतानिया को शिकस्त नहीं दी थी। 1870 से 1880 में सेकंड एंग्लो अफगान वॉर में मुकम्मल तौर पर शिकस्त हुई थी। और उसके बाद अब्दुल रहमान खान साहब ने ड्यूरन लाइन मानी थी 1893 में। 13 नवंबर को उसके लोया जरगा में उसको एंडोर्स किया, 1905 में एंडोर्स किया, 1921 में इनके पोते अमानुल्लाह खान ने एंडोर्स किया। तो मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने जरा ज्यादती कर रहे हैं, इसलिए कि ये तारीख को भी मसख कर रहे हैं। तो अगर इनका एजेंडा कुछ इस किस्म का है तो इनको बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। इनको ये एक इल्यूजन है, तो ऐसा भी इनको एक इल्यूजन है कि भाई ये जो है ना, इन्होंने काबुल बंदूक की नोक पर जीता। ये ऐसा नहीं। और अमेरिका खुद जाना चाहता था, खुद पाकिस्तान ने, पाकिस्तान के डायलॉग की वजह से जीता गया है। पाकिस्तान ने पुरानी गवर्नमेंट को निकाल के तालिबान को वहां पे इंस्टॉल किया था। ये हमारी, बल्कि हम बदनाम हुए इनकी वजह से। लेकिन पाकिस्तान की एक ही ख्वाहिश थी। देखिए, हम तो, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इंस्टॉल किया था, मैं ये कहता हूँ कि हमारी एक ही ख्वाहिश थी कि अफगानिस्तान में अमन आ जाए, हमारा मगरबी बॉर्डर महफूज हो जाए। एक इससे ज्यादा हमारी कोई ख्वाहिश नहीं थी। लेकिन ये तो बिल्कुल ही इन्होंने जो किया है, आलम के जब से ये आए हैं पावर में, पाकिस्तान में खूनरेजी खत्म ही नहीं हो रही, बल्कि इतनी बढ़ गई है कि पिछला जो साल था 2024 का, वो तो एक रिकॉर्ड खूनरेजी हुई थी पाकिस्तान। तो मैं समझता हूँ कि ये मैं नहीं समझता कि ये एकदम से अपनी रविश बदलेंगे। हाँ, अलबत्ता जो हमने मिलिट्री एक्शन लिया है 10-11 अक्टूबर को, जब इन्होंने दरअंदाजी की और इन्होंने हमारे बंदे मारे, तो उसके बाद इनको थोड़ी सी समझ आई है कि अब ये शायद वो सिलसिला नहीं है, पाकिस्तान को इसके अंदर नहीं है, ये कोई पहाड़ों में लड़ने वाले गुरीला नहीं है। अब एक हुकूमत बने हैं तो हुकूमत की तरह बिहेव करें। अच्छा, ये फरमाइए सर, ये तुर्किया आया इसके अंदर दरमियान में, अब ये तुर्किया जो है क्या इंप्लीमेंट करवा सकेगा? कतर, इससे पहले एक दोहा एग्रीमेंट हुआ था, उसके ऊपर कतर इंप्लीमेंट नहीं करवा सका था। इस मरतबा कतर का कहना है कि हम हर सूरत इनसे ये एग्रीमेंट पूरा करवाएंगे। अब तुर्किया, उसका क्या किरदार होगा और कतर का क्या किरदार होगा आने वाले दिनों में? मेरे ख्याल में जो सिफारती दबाव तो होगा, कतर और तुर्की का भी है। उससे पहले मॉस्को फॉर्मेट में, अगर आपको याद हो, रूस, चीन, ईरान, पाकिस्तान ने यक ज़बान होकर कहा था कि आप ये काम मत करें। लेकिन ये इनकी जो सोच है वो मेरे ख्याल में बड़ी गलत है पाकिस्तान की तरफ। देखिए ना, ड्यूरन लाइन को ना मानने का मतलब ये है कि ये पाकिस्तान के इलाकों पे नजर रखे हुए हैं। अच्छा, ना तो ये मजहबी मसला है, क्योंकि इनका जो ये भी मुसलमान है, पाकिस्तान में भी मुसलमान बसते हैं, ना ये पश्तून मसला है, क्योंकि पश्तून तो यहाँ ज्यादा बड़ी तादाद में
यहाँ के पश्तूनों को वहां से ठेकेदारी तो नहीं चाहिए। और वैसे भी अफगानिस्तान में सिर्फ 40% पश्तून है, बाकी तो दूसरे हैं, उस पर गुजारा ताजिक है। तो ये असल में ये माइंडसेट है। और हिंदुस्तान ने जो इनको बाकायदा शह दी है, वो भी जो माजी में जो होता रहा, ये तकरीबन वही कर रहे हैं कि हिंदुस्तान को मौका दे के चले डबल स्पीच करके पाकिस्तान से रियायतें लें। मेरा सवाल ये है कि भाई और क्या रियायतें मिलती हैं आपको? रियायतें तो आप कब से ले रहे हैं? आपके यहाँ पे रिफ्यूजीज बैठे हैं, हमारी बंदरगाहें इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे अस्पताल इस्तेमाल हो रहे हैं, हमारी यूनिवर्सिटी इस्तेमाल हो रही है। तो इनको मेरे ख्याल में इस तरह का बिहेव नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं कोई बहुत ज्यादा पुरउम्मीद नहीं हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि डायलॉग जारी रखना चाहिए। बातचीत के ऊपर कभी भी हमें नो नहीं करना चाहिए। हमें हिंदुस्तान वाली रविश नहीं लेनी चाहिए कि जी डायलॉग ही बंद कर दो। डायलॉग रखें, इन पे आहिस्ता आहिस्ता दबाव पड़ेगा, इनको समझ आ जाएगी कि ये करना क्या है। अच्छा चौधरी साहब, दूसरा ये बताएं कि पूरी दुनिया ने मिलकर, जिसमें अमेरिका भी शामिल था, यूरोप भी शामिल था, मुस्लिम वर्ल्ड भी शामिल थी, इन सब ने मिल के एक गजा का एक एग्रीमेंट किया था इसराइल और गजा के दरमियान। उसको इसराइल मुसलसल वायलेट कर रहा है। 93 लोग अब तक मर चुके हैं। तो जब इतना बड़ा एग्रीमेंट जो है उसको वायलेट कर दिया इसराइल ने, तो ये छोटा सा एग्रीमेंट है, इसको कितनी देर इसकी सैंक्टिटी रहेगी? जी, सैंक्टिटी के मुतालिक तो पहले भी थोड़े लोग सवालिया निशान उठा रहे थे, लेकिन उस वक्त लोग ये चाह रहे थे, जितने ही अरब और मुसलमान ममालिक शामिल हुए हैं, वो सिर्फ एक ख्वाहिश रखते थे कि किसी तरीके से खून रेजी बंद हो जाए। लेकिन अगर खून रेजी ही बंद नहीं होनी, तो फिर जो डोनाल्ड ट्रंप सब अगले मरहलों की बात कर रहे थे कि जी अब्राहम अकॉर्ड में सऊदी अरब आ जाए, या ये कि भाई 2 स्टेट सोल्यूशन को यानी मान जाए इजराइल, और ये सारी चीजें तो फिर नहीं होंगी ना। तो इसलिए मेरे ख्याल में इस वक्त अमेरिका की जो है, डोनाल्ड ट्रंप साहब की अपनी क्रेडिबिलिटी इस वक्त दांव पे लग गई है। बड़ी बदकिस्मती ये है कि इस वक्त इसराइल जो है वो किसी की सुन नहीं रहा, और उसकी वजह यह है कि उनकी जो जूइश लॉबी है अमेरिका में इतनी मजबूत है कि कुछ भी नहीं कर लिया जा सकता। लेकिन मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप साहब का इम्तिहान आ गया है कि वो तो बड़ा दावा करते थे कि मैंने अमन कराया है, तो आप जरा जवाब दीजिए। ये 93 लोग फिर मार दिए उन्होंने, और कोई पता तो नहीं कि अभी ये रुक जाएगा सिलसिला। तो इस वजह से उनके ऊपर बहुत ज्यादा मेरे ख्याल में बोझ आया है, और ये सारे ममालिक को चाहिए कि आवाज उठाएं मिलकर, और उनको याद कराएं कि जनाब आपने किस तरह वादे किए थे, और ये देखिए नतीजा सब क्या कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा आपने गुफ्तगू सुना, आपने खुद करना। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।